और गंगा सवेरा में वक्त है उत्तराखंड की हलचल पर नजर डालने का, वहां से आई बड़ी खबरों को जानने का। बिल्कुल, और उत्तराखंड के बुलेटिन की शुरुआत हैरान करने वाली तस्वीर और बड़ी खबर के साथ करते हैं। गौरीकुंड और केदारनाथ पैदल मार्ग पर सैलाब उमड़ा है श्रद्धालुओं का। गौरीकुंड घोड़ा पड़ाव में श्रद्धालुओं का भीषण जाम लगा है। तस्वीर देखिए आप, केदारनाथ के रास्ते में जबरदस्त जाम की स्थिति है। यात्रा खुलने के बाद हजारों श्रद्धालु एक साथ यहां पर पहुंच गए और हुआ क्या, ये जाम लग गया। पैदल मार्ग पर नजर आई अव्यवस्था। प्रशासन ने पहले ही कहा था कि जब यात्रा सुचारू फिर से की जा रही है, शुरू किया जा रहा है, तो आप आराम से आगे बढ़िएगा, लेकिन उसके बावजूद भी बेतहाशा भीड़ यहां पर इकट्ठा हो गई और फिर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है श्रद्धालुओं को ही। गौरीकुंड में भयंकर जाम की तस्वीर आप देख रहे हैं। जहां तक नजर आपकी जा रही है वहां तक आप श्रद्धालुओं को देख पा रहे हैं, और इतनी बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, जाम के झाम से उनको जूझना पड़ रहा है, तो प्रशासन के लिए भी ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है कि इस जाम को कैसे खुलवाएं, रास्ता किस तरीके से साफ करें, और जो तीर्थ यात्री फंसे हुए हैं उनको राहत किस तरीके से दिलाएं। यात्रा खुलने के बाद हजारों श्रद्धालु एक साथ यहाँ पर पहुंचे और देखिए पैदल मार्ग पर अव्यवस्था साफ तौर से उजागर हो रही है। बिल्कुल दीपा, पहाड़ी परिदृश्य में इतना आसान नहीं होता है इतने लोगों की इतनी कैपेसिटी के साथ चीजों को, व्यवस्थाओं को सुचारू रखना या फिर संतुलन बनाए रखना। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रजिस्ट्रेशन इसीलिए कराया गया था ताकि ओवरलोड ना हो और ओवर क्राउड ना हो। ये नीचे जो यात्रा रोकी गई थी उसके बाद इसलिए ये भीड़ की स्थिति बनी, क्योंकि बीच में बारिश की वजह से यात्रा को रोक दिया गया था, और उसके बाद अचानक से जब यात्रा शुरू हुई तो इस तरीके से भीड़ है। लेकिन प्रशासन का साथ आम लोगों को, श्रद्धालुओं को भी देने की आवश्यकता है, जरूरत है। जहां तक आपकी नजर जाएगी भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। ऊपर से लेकर नीचे तक हर तरफ श्रद्धालुओं का सैलाब। यह तस्वीर हैरान भी करती है, परेशान भी करती है, क्योंकि जिस जगह पर यह भक्तों का भीषण जाम लगा है वो रुद्रप्रयाग का गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग है। यहीं से होकर चारधाम यात्रा पर श्रद्धालु जाते हैं। केदारनाथ जाने का यही एकमात्र मार्ग है। बुधवार को मौसम साफ होने के बाद अस्थायी तौर पर रुकी यात्रा जब फिर से शुरू हुई तो ऐसी तस्वीर सामने आई। यहां ना तो प्रशासन का पुख्ता बंदोबस्त दिखा, न ही कोई इंतजाम जिससे लाइन में लगकर श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए जा सकते हो। लेकिन एक साथ हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं को देखकर ऐसा लगा कि प्रशासन की व्यवस्था ही नाकाम है। ऐसी भीड़ किसी हादसे को भी दावत दे सकती है। एक तो ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती ही है, ऊपर से एक साथ इतने श्रद्धालुओं का आ जाना भगदड़ मचते ही मौत का सबब बन सकती है। ऐसे हादसों से बचने के लिए प्रशासन को सबक लेने की जरूरत है और कुछ पुख्ता बंदोबस्त के बाद ही इन श्रद्धालुओं को यहां से आगे भेजना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि चारधाम यात्रा में किसी बड़े हादसे का इंतजाम है क्या? ऐसी तस्वीर देखकर तो यही साफ लगता है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सोचिए जरा, अगर भगदड़ मच गई तो लोग जाएंगे तो जाएंगे कहां? कितनी जानें जा सकती हैं? आखिर एक साथ इतने लोगों को यहां आने की इजाजत मिली कैसे? ये प्रशासन की नाकामी नहीं तो और क्या है? आखिर गौरीकुंड में श्रद्धालुओं की ये भयंकर भीड़ उमड़ी कैसे? ये सवाल है और होना भी चाहिए, जिस पर प्रशासन को जागरूक होने और लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। नहीं तो किसी बड़े हादसे को दावत देती ये तस्वीरें चिंता का सबब हैं। अगर बारिश हुई और यहां पर लोगों का इकट्ठा होना शुरू हुआ, लेकिन क्या सभी को इकट्ठे यात्रा पर फिर से भेजने की ये तस्वीर किस बात की तस्दीक करती है? ये डरावनी तस्वीर है। ऐसे में लोगों को भी अपनी जान, लेकिन लोगों को अंदाजा कैसे होगा दीपा कि कितने लोग ऊपर पहले से मौजूद हैं? प्रशासन की साफ तौर से लापरवाही है। प्रशासन को नीचे रोकना चाहिए था, लेकिन अब जब इतनी बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं तो कोई बड़ा हादसा वहां पर होगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, जवाबदेही किसकी होगी, ये भी सोचने वाली बात है। और प्रशासन को इन तस्वीरों से सजग होने की, जागरूक होने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। चंपावत उपचुनाव में अब महज देखिए 4 दिन बचे हुए हैं, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी यहां से जीत के लिए कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में दिखाई नहीं दे रही, और इसीलिए भी क्योंकि यहां से सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी खुद उम्मीदवार हैं।
बिल्कुल, और इसीलिए सीएम धामी आज सुबह से ही चुनाव प्रचार में डटने वाले हैं। थोड़ी देर बाद जनसंपर्क से वो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले चंपावत के टनकपुर में जनसंपर्क अभियान होगा उनका। इसके बाद वो आगे बढ़ेंगे और अंबेडकर नगर, मनिहार गेट और बनबसा में भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम शेड्यूल है, जहां पर लोगों के घर घर जाकर भी वो जनसंपर्क करेंगे, वोट अपील करेंगे। ये अभियान है, इसी के तहत तस्वीरें आएंगी, हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा ये जान लीजिए कि सीएम धामी शाम 4 बजे तक टिहरी के लिए रवाना होंगे, यानी लगातार सुबह से शाम तक उन्हें जनसंपर्क करना होगा। और हो गए 26 तारीख, 31 मई को होनी है वोटिंग। 4 दिन बच गए हैं और इस 4 दिन में जितनी ताकत है, जितनी क्षमता है, उस क्षमता को यहाँ पर लगाना होगा और जीतना होगा। अग्नि परीक्षाएं पास करना ही होगा, विधानसभा पहुंचना ही होगा मुख्यमंत्री रहने के लिए। और देखिए, ये कहा जा रहा है कि मीटिंग में हाइड्रो डेवलपमेंट और टिहरी डैम के डेवलपमेंट को लेकर भी चर्चा होनी है। एक सीएम धामी एक मीटिंग में शिरकत करने वाले हैं, उस मीटिंग में क्या कुछ होगा उसको लेकर भी लगातार नजर रहेगी। सीएम धामी जनसंपर्क अभियान चलाएंगे चंपावत में, लोगों से वो वोट की अपील भी करेंगे और फिर शाम को 4 बजे का वक्त है, टिहरी के लिए उनकी रवानगी हो जाएगी। और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के नेतृत्व में टिहरी में बीपुरम में बैठक होनी है और इस बैठक में सीएम धामी शिरकत करेंगे, जिसमें ये हाइड्रो डेवलपमेंट और टिहरी डैम के डेवलपमेंट को लेकर एक चर्चा होनी है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कल कर दिया गया। 23 जून को यूपी के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है, जबकि 26 जून को मतगणना होगी। लोकसभा की जिन 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें पहली आजमगढ़ की लोकसभा सीट है। यहां से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सांसद थे, लेकिन अब वो करहल से विधायक हैं और मैनपुरी के करहल से उनके विधायक बनने के बाद ही ये सीट खाली हुई है, इसीलिए यहां उपचुनाव होना है। और रामपुर की आप बात करें तो विधानसभा चुनाव में ये चुनाव जीतने के बाद रामपुर सीट को, ये लोकसभा सीट खाली हुई थी आजम खां के इस्तीफे के बाद। अब इन दोनों जगहों पर जो इलेक्शन होना है उसकी तारीख आ चुकी है। और देखिए, उधर विधान परिषद की सीटों पर भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और यूपी में जुलाई में खाली होने वाली 13 सीटों पर 20 जून को चुनाव होंगे। आपको बता दें कि विधान परिषद की 13 सीटें 6 जुलाई को खाली हो रही हैं और विधान परिषद चुनाव के लिए 2 जून को अधिसूचना जारी होगी। 9 जून की तारीख है, नामांकन की आखिरी डेट है। 20 जून को विधान परिषद चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जो सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक चलेगी। फिर वोटों की गिनती उसी दिन शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगी। तो विधान परिषद के चुनाव का भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 13 सीटों पर 20 जून को होनी है वोटिंग। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की 11 राज्यसभा सीटों के लिए सियासी हलचल बड़ी तेज है। 60 सीटों पर तो जीत तय है, बावजूद इसके बीजेपी ने अब तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। लेकिन जिन 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत तय है, उसके लिए पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। खुद पहला नाम सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का है, दूसरा नाम सपा नेता जावेद अली खान का है। इसके अलावा राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए अखिलेश यादव ने कपिल सिब्बल को समर्थन देने का फैसला कर लिया है। इसमें वो कपिल सिब्बल और जावेद अली के नामांकन के दूसरे दिन यानी कल अपने पर्चे दाखिल कर दिए, ऐसी तस्वीरें आई, जबकि डिंपल यादव आज अपना नामांकन दाखिल कर सकती हैं। 3 तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। देखिए, जावेद अली को राज्यसभा भेजा जा रहा है, नामांकन उन्होंने कर दिया है। और दूसरी तस्वीर है, देखिए, कपिल सिब्बल की, जो अभी तक कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन कल उन्होंने एक बहुत बड़ा बात भी कही, बहुत बड़ी और बहुत बड़ा झटका भी कांग्रेस को दिया। उन्होंने कहा कि 16 मई को उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। सोनिया गांधी की मुलाकात सोनिया गांधी से उनकी हुई और उसके बाद इस्तीफा दिया और निर्दलीय वो राज्यसभा के लिए मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कपिल सिब्बल ने यह कहा था। हालांकि नॉमिनेशन के दौरान अखिलेश यादव वहां पर मौजूद रहे, इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं और डिंपल यादव सपा की तरफ से आज नॉमिनेशन फाइल कर सकती हैं, ये जानकारी। ये तीनों ही तस्वीर समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद मामले पर आज फिर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी। आज मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सबसे पहले सुनवाई होगी, क्योंकि पहले की सुनवाई में अदालत ने सबसे पहले ऑर्डर 711 पर सुनवाई का फैसला सुनाया था। जिला जज ने साफ कर दिया है कि आज केस की मेंटेनेबिलिटी यानी 711 पर सबसे पहले सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में मुकदमा चलाने लायक है या नहीं, इस पर वाराणसी जिला अदालत आज सुनवाई करेगी। जिला जज ए.के. विश्वेश की कोर्ट में यह सुनवाई होनी है और इस मामले में अगली बहस होगी। हिंदू पक्ष ने कोर्ट
से सर्वे की रिपोर्ट और फोटो वीडियो की मांग की थी, जिसे लेकर कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने कमीशन की कार्यवाही पर आपत्ति दाखिल करने के लिए दोनों पक्षों को 1 सप्ताह का समय भी दिया है। और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि चूंकि ये मामला अत्यंत संवेदनशील है और इसीलिए कोई तजुर्बेकार न्यायिक अधिकारी इस पूरे मामले को सुने। कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि जिला जज 8 हफ्ते में अपनी पूरी सुनवाई कंप्लीट करे। बिल्कुल, सर्वे का ये काम पिछले 16 मई को मुकम्मल हुआ था, जिसकी रिपोर्ट 19 मई को अदालत में पेश की गई थी। हिंदू पक्ष ने सर्वे के अंतिम दिन ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में मिले शिवलिंग का दावा किया था, जिसे मुस्लिम पक्ष ने नकारते हुए कहा यह शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा है। और इससे पहले कल ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की इजाजत मांगने वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिसे कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है। अब इस पर 30 मई को सुनवाई होनी है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को महेंद्र पांडे सुनेंगे। कल वाराणसी के सिविल कोर्ट ने यह फैसला किया है। बिल्कुल, हिंदू पक्ष ने सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें ज्ञानवापी मस्जिद में मस्जिद को हिंदुओं को सौंप दिया जाए, ये कहा गया है और इसी पर सुनवाई हुई। बता दें कि वाराणसी जिला कोर्ट में चल रहा ज्ञानवापी का मामला ये दूसरा है। इस पर आज सुनवाई होगी, जबकि सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में इस अलग मामले को लेकर मंगलवार को याचिका दायर की गई थी। ये याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी और विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह बिसेन की ओर से दाखिल की गई थी। तो देखिए, ज्ञानवापी विवाद में एक और विवाद जुड़ता दिखाई दे रहा है कि मस्जिद की जमीन में घोटाले का आरोप लग रहा है। वीपी गंगा के पास ज्ञानवापी परिसर का ये एक्सक्लूसिव रेवेन्यू रिकॉर्ड है, जो करीब 140 साल पुराना बताया जा रहा है। सन 1882-83 का ये रेवेन्यू रिकॉर्ड है, खसरे के तौर पर मौजूद है, जो उर्दू में तैयार किया गया है। इस रेवेन्यू रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने वाले मुख्तार का दावा है कि इंतजामिया कमेटी ने ज्ञानवापी की करीब आधी जमीन बेच दी है और ज्ञानवापी की बाकी जमीन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। तो देखिए, आपको बता दें कि इस रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्या है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में ज्ञानवापी का आरआरजी नंबर 91309130 लिखा हुआ है और इसी जमीन को लेकर जिला अदालत में मुकदमा भी चल रहा है। हिंदू महिलाओं की ओर से दाखिल मुकदमों में इसी आरआरजी नंबर का जिक्र 140 साल पुराना रिकॉर्ड आज भी कायम ये दावा है और इस रेवेन्यू रिकॉर्ड में 1882-83 के बाद से अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ और खस्ता नंबर 9130 में मस्जिद की जमीन 1 बीघा 9 बिस्वा और 6 धुर बताई गई, यानी कि मस्जिद की जमीन करीब 31 बिस्वा से ज्यादा की दर्ज है। हालांकि हाल ही में जब कोर्ट कमिश्नर की सर्वे की बात करें तो पूरा ज्ञानवापी परिसर 14 बिस्वा के करीब पाया गया, यानी 17 बिस्वा की जमीन आखिर गई तो गई कहां। यही दावा लेकर के पहुंचे हुए हैं एक शख्स जिनके पास ये ओरिजिनल पेपर है। और इस बीच बड़ी खबर है, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज होगी सुनवाई। सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन की मांग को लेकर यह सुनवाई होगी। अपने आप में ये सुनवाई बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट की वकील रंजना अग्निहोत्री ने याचिका दाखिल की है, जिस पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की बेंच सुनवाई करेगी। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। बिल्कुल, आपको बताएं कि इस पूरे मामले पर हर एक दर्ज होने वाली याचिका पर फटाफट सुनवाई करनी होगी। हाईकोर्ट की ओर से ये आदेश है और इस पर देखिए आज सुनवाई में क्या चीजें निकलेंगी। एक और याचिका, जबकि याचिकाओं की संख्या देख ले तो 10 से ऊपर ही होंगी इस पूरे मामले पर और सुनवाई का दिन है आज।